प्रत्यक्ष कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर देश के सभी करदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने अत्यधिक सहयोग दिया है और जरूरत की इस घड़ी में अपने साथी नागरिकों की सहायता करके सरकार के हाथों को मजबूत किया है। महोदय, मैंने एक महाभारत से उद्धरण लिया है। मैं चाहूंगी कि जो भाषण है उसको अधिक समय दिया जाए, लेकिन उसका जो भावार्थ है वो है कि राजा को किसी भी सरकार की ढिलाई न करते हुए और धर्म के अनुरूप करों का संग्रहण करने के साथ साथ राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के योगक्षेम कल्याण के लिए अवश्य व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये महाभारत में शांति पर्व अध्याय 72 श्लोक 11 है। ड्रॉइंग दिस अपने प्राचीन ग्रंथों से ज्ञान एवं मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हमने प्रगति के पथ पर चलना जारी रखा है। इस बजट के प्रस्तावों का अभिप्राय स्थिर और जानी पहचानी कर व्यवस्था की हमारी घोषित नीति पर कायम रहते हुए और अधिक ऐसे सुधारों को लाना है जो एक विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने की हमारी संकल्पना को आगे बढ़ा सके। यह कर प्रणाली को और भी अधिक सरल बनाएगा, करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। नई अद्यतनीकृत विवरणी का चलन शुरू करना। भारत तीव्र गति से बढ़ रहा है और लोग एक से अधिक वित्तीय लेन देन कर रहे हैं। आयकर विभाग ने करदाता के अंतरणों की रिपोर्टिंग का एक सशक्त ढांचा स्थापित किया है। इस संदर्भ में कुछ करदाताओं को यह महसूस हो सकता है कि उन्होंने कर अदायगी के लिए अपनी आमदनी का ठीक आकलन करने में चूक या गलतियां की हैं। ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका देने के लिए मैं अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए करदाताओं को अनुमति देने के एक नए प्रावधान का प्रस्ताव कर रहे हैं। यह अद्यतन विवरणी संगत निर्धारण वर्ष के अंत से 2 वर्षों के भीतर दाखिल की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में यदि विभाग को यह पता चलता है कि निर्धारिती द्वारा कुछ आमदनी को दर्शाया नहीं गया है, तो वह न्याय निर्णयन की लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। उसके बजाय अब इस प्रस्ताव से करदाताओं में भरोसा जगेगा, जिससे निर्धारिती स्वयं उस आमदनी को घोषित कर पाएंगे जिसको पूर्व में अपनी विवरणी दाखिल करते समय उन्होंने नहीं दर्शाया था। प्रस्ताव के पूर्ण विवरण वित्त विधेयक में दिए गए हैं। यह स्वैच्छिक कर अनुपालन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर और अधिभार की दर कम की गई। वर्तमान में सहकारी समितियों के लिए अपेक्षित है कि वे 18.5% की दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर का भुगतान करें। हालांकि कंपनियां इस कर का 15% की दर पर भुगतान करती हैं। सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता लाने के लिए मैं सहकारी समितियों के लिए भी इस दर को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर भी मौजूदा 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव करती हूं, जिनकी कुल आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है। इससे सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो मुख्यतः ग्रामीण और खेती करने वाले समुदायों से आते हैं। दिव्यांगजनों को कर राहत। दिव्यांग व्यक्ति के माता पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं। वर्तमान कानून में माता पिता या अभिभावक के लिए केवल तभी कटौती करने का प्रावधान है जब दिव्यांग व्यक्ति के लिए अभिदाता यानी माता पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जब दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता या अभिभावकों के जीवन काल के दौरान भी वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान की जरूरत पड़े। मैं इसलिए माता पिता
अभिभावकों के जीवन काल के दौरान भी, यानी माता पिता या अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूं। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता। वर्तमान में केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस टियर 1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14% का योगदान करती है। इसे कर्मचारी के आय की गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है। हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसी कटौती वेतन के 10% की सीमा तक ही स्वीकृत की गई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के प्रति समान व्यवहार करने के लिए मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा हित लाभों को बढ़ाने और उन्हें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान लाने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन। स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विकास के प्रेरक के रूप में उभरकर सामने आए हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश ने कामयाब स्टार्टअप्स की संख्या में कई गुना वृद्धि देखी है। 31/3/2022 से पहले स्थापित पात्र स्टार्टअप्स को निगमन से 10 वर्षों में से 3 क्रमिक वर्षों के लिए कर प्रोत्साहन दिया गया था। कोविड महामारी को देखते हुए मैं ऐसा कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप्स के निगमन की अवधि और 1 वर्ष यानी 31/3/2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं। नव निगमित विनिर्माण कंपनियों के लिए रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रोत्साहन। कतिपय घरेलू कंपनियों के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी परिवेश कायम करने के लिए हमारी सरकार द्वारा नव निगमित घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर की रियायती कर व्यवस्था लागू की गई थी। मैं धारा 115 ख के अंतर्गत विनिर्माण या उत्पादन के आरंभ करने की अंतिम तिथि को 1 वर्ष यानी 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए स्कीम। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इन अंतरणों की परिमाण और बारंबारता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था का उपबंध किया जाए। तदनुसार वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूं कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30% की दर से कर लिया जाएगा। अधिग्रहण की लागत के सिवाय ऐसी आमदनी का प्रकलन करते समय किसी व्यय या भत्ते के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई हानि किसी अन्य आमदनी के प्रति समंजित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अंतरण विवरणों को दर्ज करने के लिए मैं वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक मौद्रिक सीमा से अधिक ऐसे प्रतिफल पर 1% की दर से टीडीएस लेने के लिए भी प्रस्ताव करती हूं। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता के हाथों में कर लिए जाने का प्रस्ताव है। विभाग द्वारा बारंबार अपील किए जाने से बचने के लिए मुकदमा प्रबंधन। यह पाया गया है कि ऐसी अपीलें दायर करने में बहुत अधिक समय और संसाधन लगता है, जिनमें एक जैसे मुद्दे शामिल होते हैं।
चुस्त दुरुस्त मुकदमा प्रबंधन की हमारी नीति को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूं कि यदि किसी निर्धारित के मामले में कानून का एक प्रश्न किसी भी मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कानून के प्रश्न के सदृश है, तो विभाग द्वारा इस निर्धारित के मामले में आगे अपील दायर करना तब तक के लिए अस्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि वैसे कानून के प्रश्न पर अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय न ले लिया जाए। इससे करदाताओं और विभाग के बीच बारंबार होने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। IFSC को आगे और बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं एतद द्वारा इस बात का उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूं कि अपतटीय व्युत्पन्नों लिखतों या किसी अपतटीय बैंकिंग यूनिट द्वारा काउंटर पर निर्गत व्युत्पन्नियों से अनिवासी को हुई आमदनी, रॉयल्टी से हुई आमदनी और जहाज को पट्टे पर देने के ब्याज और IFSC में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं से प्राप्त आमदनी विशिष्ट शर्तों के अधीन कर से मुक्त होगी। अधिभार का यौक्तिकरण वैश्वीकृत कारोबारी दुनिया में ऐसी अनेक कार्य समुदाएं होती है जिनके निबंधन एवं शर्तों में एक सहायता संघ कंसोर्शियम का गठन किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित होता है। कंसोर्शियम के सदस्य सामान्यतः कंपनियां होती है। ऐसे मामलों में इन AOP की आमदनी पर 37% तक का श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है, जो अलग अलग कंपनियों पर लगाए जाने वाले अधिभार की तुलना से काफी अधिक है। तदनुसार मैं इन AOP के अधिभार की उच्चतम सीमा 15% निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, यूनिट्स आदि पर दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर 15% का अधिकतम अधिभार देय होता है, जबकि अन्य दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है जो 37% तक हो सकता है। मैं किसी प्रकार की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घ आवधिक पूंजी अभिलाभों पर अधिभार को 15% की उच्चतम सीमा तक निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूं। इस कदम से स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा और विनिर्माण कंपनियों और स्टार्टअप्स को कर लाभ देने के साथ मेरा यह प्रस्ताव आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है। कारोबारी व्यय के रूप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के संबंध में स्पष्टीकरण। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।